नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कपिल भट्ट और आज बात होगी एक बार फिर से कांग्रेस की। कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। पार्टी मुश्किल वक्त में है और एक के बाद एक कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद पिछले कुछ वक्त से पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे, वो भी अब पार्टी छोड़ गए हैं और जाते जाते कांग्रेस की कमजोरी के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार भी ठहरा गए हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में राहुल गांधी को लेकर कई आरोप लगाए हैं। आजाद के जाने से बीजेपी को भी कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिला है। वो कांग्रेस को डूबता जहाज बता रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता भी आजाद को ही खरी खोटी सुना रहे हैं। बड़े नेताओं का कांग्रेस से जाना उनकी मजबूरी है या फिर ये मौका परस्ती है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। अपने अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। छोटे तो छोटे, बड़े नेता भी अब कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। लंबे समय से नाराज चल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी अब पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। आजाद ने लिखा है कि 2013 में राहुल के उपाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में सलाहकार तंत्र तबाह हो गया। पार्टी में सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। राहुल ने गैर अनुभवी और चापलूसों का नया गुट बनाया जो पार्टी को भी चलाने लगा। सोनिया गांधी सिर्फ नाम के लिए अध्यक्ष हैं। पार्टी के सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी, उनके सुरक्षाकर्मी और पीए ले रहे हैं। आजाद ने यह भी लिखा कि मनमोहन सरकार के वक्त अध्यादेश फाड़ना राहुल की बचकाना हरकत थी जो 2014 में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह बनी। कांग्रेस का कहना है कि जब कांग्रेस आम आदमी के मुद्दों को उठा रही है, ऐसे में आजाद का इस्तीफा देना ठीक नहीं है। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। हम ये उम्मीद करते थे कि ये लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के अंत को अपना बल देते। आजाद के पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और प्रवक्ता जयवीर शेरगिल भी पार्टी छोड़ चुके हैं। आनंद शर्मा भी उसी G23 ग्रुप का हिस्सा हैं जो कुछ मुद्दों को लेकर पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस की चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नाराज नेताओं का कहना है कि आजाद के इस्तीफे को रोका जा सकता था। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई। हम निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं। कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। जो तनख्वाह के एम्प्लॉयज हैं, आज वो उन कार्यकर्ता पे, उन नेताओं पे भारी हो गए हैं जिन्होंने अपना खून पसीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया। वैसे कांग्रेस बीजेपी से आजाद के प्रगाढ़ होते रिश्ते पर भी सवाल उठा रही है। संदर्भ में वो राज्यसभा से आजाद की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक भाषण को याद दिला रही है। गुलाम नबी को मोदी सरकार के दौरान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बीजेपी कांग्रेस को डूबता जहाज बता रही है। Everybody knows that Rahul Gandhi is an immature, whimsical and unpredictable leader. Congress President or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ नेहरू गांधी खानदान से आने वाले नेताओं की कदर और इज्जत होती है। अन्य नेताओं को कांग्रेस पार्टी में प्रताड़ित किया जाता है। 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर कलह बढ़ती जा रही है। पार्टी के अंदर सोनिया, राहुल और प्रियंका के अलग अलग गुट होने से कांग्रेस कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन की स्थिति में है। कांग्रेस आलाकमान से नाराज G23 ग्रुप के नेता लगातार पार्टी संगठन में बड़े बदलाव और जल्दी अध्यक्ष पद का चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी जंग इसे सिरे नहीं चढ़ने दे रही। सवाल यह है कि राहुल पर लगाए गए आजाद के आरोपों में कितना दम है।
क्या कांग्रेस के पतन के लिए राहुल ही जिम्मेदार हैं? क्या कांग्रेस धड़ों में बंट चुकी है जिसकी वजह से पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है? सवाल पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी है। कांग्रेस के नेता संगठन में बड़े बदलाव की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन खुद नई जिम्मेदारी लेने या चुनौती स्वीकार करने से बच रहे हैं। क्या वो पार्टी छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं या सचमुच में इतने बेबस और लाचार हैं कि हाथ का साथ छोड़ने में ही उन्हें अपनी भलाई दिखाई दे रही है? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उन चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, बीजेपी के प्रवक्ता तुहीन सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अजय जी, शुरुआत आपसे। आपकी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और इनफैक्ट राहुल गांधी उसे लीड करने वाले हैं, लेकिन शायद अब जरूरत है पहले घर जोड़ने की। क्या कहेंगे? विपिन जी, घर मेरा जुड़ा हुआ है, घर में कोई समस्या नहीं है। देश को जोड़ने की जरूरत है। और जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, जिस तरह ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है पूरे देश में, भाजपा जिस तरह से पूरे घर ठीक है, तो सर गुलाम नबी साहब घर के सदस्य नहीं थे क्या? अगर आप कह रहे हैं कि घर में सब दुरुस्त है। मैं उस चर्चा हाँ, तो पहले उसी पे उसका भी उत्तर दे रहा हूँ। जी, पहले उसी के साथ आज इस देश के घर को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। और उसकी लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निरंतर लड़ रही है। आपने देखा होगा 5 अगस्त को हम लोगों ने इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी सड़कों पर। जब पूरा देश में हाहाकार हो, वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही हो, 1-2 नेता ऐसे हों जो अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, तो इस पर क्या कहना है? जहां तक बात गुलाम नबी आजाद साहब की आपने कही है, बुरे वक्त जब पार्टी का है या देश का संकट आ जाए देश में, जिस तरह से उस वक्त में आप वैचारिक आधार देश में लेकर हम चल रहे हैं, संवैधानिक संरचनाओं की रक्षा की बात हम कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी से जनता को निजात दिलाने के लिए सड़कों पर हम हैं, हमारे नेता सड़कों पर हैं, तब आप हमारी पार्टी को, वो पार्टी जिस पार्टी ने आपको 42 वर्षों तक सबसे ऊंचे पदों पर रखा, शायद ही कोई एक पद होगा जो आपने नहीं पाया, उस पार्टी पर तोहमत लगाकर, उस पार्टी को नीचा दिखाने का प्रयास करके आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण पार्टी छोड़ना चाहते हैं। ये कहां का न्याय है? बुरे वक्त में तो कई बार आपके दुश्मन भी आपके साथ होते हैं। आप तो मेरे अपने थे। यदि अपने थे तो आपने ये अंजाम दिया, ये सिला दिया हमारे प्रेम का। सही गलत अपनों की पहचान कब होती है विपिन जी? जब आपके साथ समय का बात हो। अपने पराये मित्र बंधु कब दिखते हैं? जब आपका वक्त हो। आज वक्त है कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, देश के मुद्दों पर और भाजपा की विखंडनकारी राजनीति पर। उससे देश को जोड़ने की जरूरत है। अजय जी, ये जो आपके अपने गए आज, वैसे तो ये फहरिस्त लंबी है, लेकिन उसमें लेटेस्ट नाम गुलाम नबी आजाद साहब का है, लेकिन वो एक बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर गए, बहुत लंबा चौड़ा दर्द बयां करके गए, सबके बारे में लिखा, लेकिन राहुल जी के बारे में काफी तल्ख लिखा उन्होंने कि उनके कारण एकदम से पूरा पार्टी का कल्चर बदल गया, राय मशवरे बंद हो गए, अब उनके सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं, उनके साथ वाले फैसले लेते हैं, पार्टी में चाटुकारिता की जो है वो बढ़ गई है। तो अगर वो ये सब आरोप लगा रहे हैं और ये बातें हो रही हैं तो कुछ तो होगा। विपिन जी, यदि आप देखना चाहें और आपका साथी दिखा सके कैमरामैन, तो वही गुलाम नबी आजाद साहब हैं जो मई 2019 को, अभी कुछ 2 साल पहले उन्होंने एक पीसी ली थी और AICC में वो पीसी ली थी। और उन्होंने क्या बोला था पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी के फेवर में कसीदे वही कसने वाले लोग हैं। ये तो आप जाने सर, आपके नेता थे, अब आज जो बोल के गए हैं वो तो जो व्यक्ति, मैं सिर्फ विपिन जी इस पर दो बातें रखना चाहता हूं। जी बोलिए। आपको जब सब चीजें दी गई, लगातार आप पदों पर रहे, पार्टी जब अच्छे पोजीशन में थी, आपको सब चीज दी, उस समय आपको कुछ चीज नहीं दिखी, जो गड़बड़ियां दिखी यदि, तो आपको पार्टी का प्लेटफॉर्म है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बात रखी जानी चाहिए। इसका कहीं कोई आप ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब एक मौका परस्त नेता हैं, जहां तक उनका काम चल रहा था उन्हें अच्छा लग रहा था, जब नहीं चला तो वो चले गए छोड़ के। विपिन जी, हम लोगों का संस्कार ऐसा नहीं है कि आज वो गए और आज ही हम वो बात कहें, लेकिन जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया हो, उस व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र और असली चेहरा को दिखाया है। हम जो संस्कार हमको मिला है पार्टी से,
हम उनके बुजुर्गता का ख्याल रखकर, उनके इतने दिनों का ख्याल रखकर हम उन पर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर है, जब संसद में घड़ियाली आंसू प्रधानमंत्री जी बहा रहे थे और कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे थे, उस वक्त यही गुलाम नबी आजाद साहब थे, जब कोई भी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं थे। उस समय हमको ये बात एहसास हुई थी। एक समर्पित कांग्रेस सामान्य कार्यकर्ता के हैसियत से मैं बात करता हूँ, मुझे उस समय बुरा लगता था। ये संजोग नहीं है, ये सहयोग है। और जैसे मकान का उनका एक्सटेंशन हुआ है, पद विभूषण मिला है, भाई हमारे पास आज हम जब उस वक्त उस स्थिति में है कि हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको इतना समय जब सब चीज पार्टी ने दिया, यदि आज कुछ दिन के लिए आपको कुछ चीज नहीं भी मिला तो आपको लड़ना चाहिए। ये आपकी ईमानदारी कहती है, ये आपका चरित्र कहता है, ये आपकी विचारधारा कहती है। ठीक है, तो इन सिन्हा साहब, अब हालांकि बीजेपी तो इस पूरी चीज को बाहर से देख रही है और ये आप कहेंगे कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस का दर्द है जो दिख रहा है, जो आज गुलाम नबी साहब आजाद छोड़ के गए और अजय उपाध्याय जी जो अभी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी के अंदर की बात अगर मैं मानूं कि इस तरीके से अगर उसके बड़े नेता उसे छोड़ते हैं तो क्या समझे, क्या चल रहा है, क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक माना जा सकता है? जी नमस्ते विपिन जी। देखिए, कांग्रेस एक डूब चुकी नैया है, असंशोधनीय है। इंग्लिश में एक शब्द है इनकॉरिजिबल, असंशोधनीय है। चाह कर भी अब ये अपने आप को दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 साल एक बहुत लंबा समय होता है। आज ये गुलाम नबी आजाद जी को दुत्कार रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें सारी बातें जो उन्होंने कही हैं वो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। क्या राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा था? क्या 2014 से अब तक जो है 49 असेंबली इलेक्शंस में 39 में कांग्रेस परास्त नहीं हुई है? तो ये सारी चीजें देश ने देखा है। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 बातें हैं जो गुलाम नबी आजाद जी ने अपने उस पत्र में जिसका जिक्र नहीं किया है, वो है कांग्रेस का वैचारिक भ्रष्टाचार। आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस ने जो एक संदिग्ध व्यवहार दिखाया है देश को, जो चाइना के संदर्भ में जब डोकलम विवाद चल रहा था तो राहुल गांधी जाके बैठे होते चाइनीज एम्बेसी में, जिस प्रकार से उस वीर सावरकर को, जिसको इंदिरा गांधी ने एक पत्र में सराहा था 1980 को, जिस प्रकार से वीर सावरकर को राहुल गांधी निरंतर जो है उनके बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं। ये वैचारिक भ्रष्टता जो है वो भी कांग्रेस के पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। आज भारत में आम जनता जो है कांग्रेस की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखती है, ये एक बड़ा सत्य है। और तीसरी बात, पूरी तरह से राहुल गांधी में अनुशासन का अभाव। ये जो है पिछले 8 साल में मोदी जी ने 24/7 पॉलिटिक्स का एक कल्चर लाया है। जो व्यक्ति, राहुल गांधी जो है, अगर आधे समय वो बाहर रहेंगे देश के, अब जो भी कारण है उसमें कारण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर वो आधे समय बाहर रहेंगे, कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, तो कांग्रेस का पतन जो तो बिल्कुल निश्चित था। कई सालों से ये चला आ रहा है। ठीक है विनोद जी, पहले भी हम नहीं आते हैं सर, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले भी आपकी हमारी बात हुई। मेरा सीधा प्रश्न आज आपसे ये रहेगा विनोद शर्मा जी, राहुल गांधी ने माफ कीजिए गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस को छोड़ा है कि राहुल गांधी को छोड़ा? देखिए, बात यह है कि गुलाम नबी आजाद की मैं बहुत इज्जत करता हूं व्यक्तिगत तौर पे। उनके व्यक्तित्व में संयम है, उनके व्यक्तित्व में एक निखार है, वो बड़े परिपक्व नेता है और मेरा उनसे एक इंट्रोडक्शन है, उनके बारे में मेरे मन में एक छवि है। लेकिन जब मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी तो वो चिट्ठी उनकी छवि के अनुरूप नहीं थी। राजनीति में आदमी पार्टी छोड़ के जाता है, राजनीति कोई परमानेंट वेडिंग कमिटमेंट नहीं है। राजनीति में लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, उनका अपने मन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका पार्टी से कुछ मनमुटाव होता है। लेकिन जिस तरह की चिट्ठी आजाद साहब ने लिखी है तो वो उनकी अपनी छवि है उसके अनुरूप नहीं है। देखिए, आप अंदाजा कीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, आरपीएन सिंह ने छोड़ी, जितिन प्रसाद ने छोड़ी,
वो उम्र में उनसे कहीं कम है। जितिन आजाद साहब तो 73 ईयर ओल्ड है और ये लोग जवान नेता हैं, यंग लीडर्स हैं और शायद इन्होंने पार्टी ये छोड़ी इसलिए नहीं कि उस पार्टी में उनका भविष्य धूमिल था, उनको लगता था कि शायद पार्टी का भविष्य धूमिल है। और ये बात गौरतलब होनी चाहिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए, राजीव गांधी और सोनिया जी के लिए और प्रियंका गांधी के लिए भी। लेकिन उन लोगों ने किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो व्यक्तिगत हो। ऐसे आरोप नहीं लगाते गए वो उन्होंने अपने मन में रखे या उनको व्यक्तिगत तौर पे तो यही विनोद जी सवाल है कि क्या इतनी पीड़ा गुलाम नबी साहब, जैसा आपने कहा कि बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही बढ़िया ज़हीन नेता, तो ये तो उनका दर्द निकल कर आया सामने कि वो पार्टी से या पार्टी के बॉस से परेशान हो गए। भट्ट साहब, मैं आजाद साहब पे कविता नहीं लिख रहा हूं, आप लिखिए। मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट उसके एक मूव को एनालाइज कर रहा हूं। अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ना उनके विरोध में हूं ना उनके पक्ष में हूं। गुलाम नबी आजाद साहब को यह नहीं करना चाहिए था। आजाद साहब ने जाना था, चिट्ठी लिखते और चले जाते। इस तरह की छीटाकशी, इस तरह की इल्जाम तराशी अगर वो सही भी है तो उसके खिलाफ नहीं की जाती जिसके साथ आप 50 बरस रहे हैं। मतलब 73 बरस में से 50 बरस आप इस पार्टी के साथ रहे हैं। आपने कोई ऐसा बयान सुना नितिन गडकरी से या शिवराज सिंह चौहान से जिनको कि पार्लियामेंट्री बोर्ड से ड्रॉप कर दिया गया? बताइए मुझको। तो यही तो आश्चर्य की बात है सर कि गुलाम साहब। आश्चर्य नहीं है, यही एटिकेट की बात है, ये पॉलिटिकल एटिकेट की बात है। आजाद साहब ने कहा, बहुत विनम्रता से, बड़ी इज्जत से मैं उनको कहना चाहता हूं, मुझे बहुत दुख है आज उनकी चिट्ठी पढ़कर, क्योंकि मैं सभ्य भाषा में बिलीव करता हूं। मैं जैसा खुद लिखता हूं अपेक्षा करता हूं कि दूसरे भी ऐसा खुद लिखे, भले ही वो भाववेश होकर लिख रहे हों। देखिए, ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से रिमोट कंट्रोल से यूपीए चल रहा था उसी तरह से रिमोट कंट्रोल से अब पार्टी चल रही है। तो भैया आप तो मंत्री थे दोनों यूपीए की सरकारों में, उस वक्त खड़े होके आपने व्हाई डिडंट यू बेल द कैट? आजाद साहब, विनम्रता से पूछ रहा हूं, आपने उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाए? नहीं उठाए ना आपने, क्योंकि सत्ता ही वो गोंद है जो चिपका के रखती है कुछ नेताओं को अपनी संस्थाओं के साथ। चलिए, चूंकि असली नहीं, अब आपने आप मुझे काटेंगे, मुझे पता है। नहीं सर, काटेंगे नहीं, क्योंकि और भी लोग हैं, तो मैं आता हूं, घूम के आता हूं, वापस आऊंगा आपके पास। मैं एक आखिरी लाइन कह दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि मैं तो आपकी दया दृष्टि पे हूं, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आया। नहीं सर, नहीं, काटने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा घूम फिर के थोड़ा सबसे आप कंक्लूड करने दे। मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे और उनसे वो बड़े पुरजोर तरीके से गाली दे रहे थे आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो आपको अच्छा लग रहा था, मैं कुछ और कह रहा हूं। देखिए, there's always a flip side to the coin। दूसरा सिक्का सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी को आज के दिन बहुत ही अपने आप के अपनी स्टाइल को बदलने की जरूरत है। राहुल गांधी को अपने स्टाइल को बदलने की जरूरत है और सोनिया गांधी को और प्रियंका को अपनी स्टाइल को बदलने की जरूरत है। पूरी वर्किंग कमेटी को अपनी स्टाइल को बदलने की जरूरत है। यहां मैं एग्री करता हूं आजाद साहब से, लेकिन अगर मैं ये इंगित करता तो किसी दूसरी भाषा में करता। जिस भाषा में उन्होंने किया उस भाषा में मैं इंगित नहीं करता। ठीक, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड आंख की शर्म, कि दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी जब दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। जी जी जी, ठीक है। प्रदीप साहब, तो गुलाम नबी आजाद साहब ने जो किया यूं तो गलत नहीं किया, जैसा अभी सर भी कह रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, लेकिन उनको ये क्यों करना पड़ा? उनका ये दर्द झलका तो इस अंदाज में क्यों झलका? आखिर ये भी तो साइड है हमारे सोचने के लिए कि क्यों। उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। देखिए, उन्होंने करीब करीब 7-8 किरदारों की बात की है अपनी उस चिट्ठी में, 2-3 वाक्यों की बात की है, समय का कालखंड की बात की है, सोनिया गांधी के लिए लिखा है,
इंदिरा गांधी के लिए लिखा है, संजय और राजीव गांधी तक के लिए लिखा है, लेकिन जो तलखी आई, जो सारी दिक्कत हुई, जो सारा दर्द झलका, वो राहुल गांधी के लिए झलका। नहीं, देखिए विपिन जी, ऐसा है कि गुलाम नबी आजाद ने लिखा तो क्यों लिखा, ये भाषा उनकी क्यों है, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन एक बात है कि ये होता हुआ नजर आ रहा है मेरे लिए, मतलब ये आश्चर्यजनक नहीं है, इसलिए कि जो 2 साल पहले अगस्त 2020 में G23 की चिट्ठी थी, ये उसी का एक्सटेंशन है। उसमें विचारधारा के, उसमें व्यवस्था के प्रश्न, उसमें संगठन की कार्यशैली के प्रश्न उठाए गए थे, इसमें उसके साथ साथ व्यक्तिगत प्रश्न भी उठाए गए। तो इसलिए विनोद जी जो बात कह रहे हैं वो मैं उनसे बहुत ज्यादा असहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि लंबे समय तक आप किसी से जुड़े हैं तो व्यक्तिगत आक्षेप करने में थोड़ा संकोच होना चाहिए। अब उन्होंने नहीं बरता तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों किया। लेकिन आप देखिए कि 2014 के बाद से, और वो तो शुरू करते हैं 2013 जनवरी से, जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तब से वो कह रहे हैं कंसल्टेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। 2014 की हार के बाद भी ये हुआ था कि इसके पर मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। एंथनी कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट आई, क्या हुआ उसका किसी को नहीं मालूम। उसके बाद 2019 की हार के बाद राहुल गांधी ने फौरन जो है इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि मैं नहीं बनूंगा, और अभी तक उसके लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी अध्यक्ष बने कांग्रेस के, ना बने, ये उनकी निजी इच्छा और उनकी निजी चॉइस है, उनका निजी फैसला है, उसके लिए उनको कोई मजबूर तो कर नहीं सकता। लेकिन वो अध्यक्ष न बने और अध्यक्ष के सारे अधिकारों का उपयोग करें, ये थोड़ा अटपटा लगता है। अगर कांग्रेस के लोग इसमें कंफर्टेबल हैं, सहज हैं, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है उस पर। लेकिन पार्टियां ऐसे चलती नहीं कि जिसके पास पद है उसकी बजाय जिसके पास पद नहीं है वो फैसले करे, और एकाध नहीं सारे फैसले। ये एक बात है। दूसरा, जो 2020 की चिट्ठी है उसमें व्यवस्था के प्रश्न उठाए गए हैं कि हमको एक पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, एक अध्यक्ष जो विजिबल हो, जो हमेशा उपलब्ध हो। ये शिकायत राहुल गांधी की राजनीति को लेकर शुरू से है कि वो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, वो 24/7 के पॉलिटिशियन नहीं है। जो भारत में इसी तरह से राजनीति चलती है, जो 24 घंटे 365 दिन राजनीति नहीं करता, उसके लिए राजनीति में बने रहना बड़ा मुश्किल होता है। और राहुल गांधी अगर उस परिवार से न जुड़े होते तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होता। जी, यही तो मेरा अब सोचने की जरूरत है गांधी परिवार को कि जितने लोग जा रहे हैं वो राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, भाषा भले अलग अलग, सब हेमंत बिस्वा शर्मा से शुरू कीजिए, गुलाम नबी आजाद तक चले आइए, 2 शिकायतें कॉमन है, राहुल गांधी का जो व्यवहार है और कम्युनिकेशन की कमी। अगर इसको दूर नहीं किया जाएगा तो गुलाम नबी आजाद की आप आलोचना कर लें, गाली दे लें, उनको भला बुरा कह लें, उससे कांग्रेस का कोई भला नहीं होगा। ठीक। विनोद अग्निहोत्री जी, राहुल गांधी के लिए जो बातें हो रही हो, जैसा मैंने कहा कि उस चिट्ठी में पूरा उल्लेख बाकी लोगों का भी है, लेकिन पूरा जो सारा प्रॉब्लम जो पॉइंट नजर आता है वो राहुल गांधी के एंड पे नजर आता है। जयवीर शेरगिल ने भी अभी पार्टी छोड़ी 1-2 दिन पहले, उन्होंने भी कहा कि 1 साल भर लग जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, मिल ही नहीं पाता हूं, कोई सुनता ही नहीं है। अभी सर भी कह रहे थे, प्रदीप जी से भी जो बात हो रही थी, थोड़ा तल्ख लग सकता है यह सवाल, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आज, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उस लिहाज से उस पार्टी का एक अपनी जगह है कि अगर राहुल गांधी परिवार से नहीं होते तो कांग्रेस का अध्यक्ष या बाकी फैसले तो छोड़िए दूर, वो कांग्रेस के नेता भी होते, जिस तरीके से वो करते हैं सब कुछ। नहीं, ये तो खाली राहुल गांधी पे थोड़ी लागू होता है, ये तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, जितने इस तरह के नेता आए हैं अपने परिवार की बदौलत, सब पर लागू होता है कि अगर उन परिवारों से नहीं होते तो कहाँ होते। ये तो इसलिए, लेकिन बात हम गुलाम नबी आजाद की कर रहे हैं। गुलाम नबी, अभी मैं अपने दोनों हमारे मित्र हैं विनोद शर्मा जी और प्रदीप सिंह जी, जिन्होंने बहुत संयत स्वर से अपनी बात कही है, मैं उसी शैली में उस तरीके से अपनी बात कहूंगा। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद ने जो प्रश्न कुछ उठाए हैं
उनमें बहुत जो खासकर कार्यशैली को लेकर के, कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर, विशेषकर राहुल गांधी की कार्यशैली को लेकर के, उस पर लगातार हम लोग चर्चा करते रहे हैं और हमेशा कांग्रेस के तमाम नेताओं से भी उस पर बातचीत होती रही है। वो कोई छुपी ढकी चीज नहीं है। सवाल ये है कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है, जो अभी विनोद शर्मा जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, बेटा घर से नाराज होता है अपने पिता से अगर, और गाली देके जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। और वही बेटा अगर पैर छू के नमस्ते कर दे, पिताजी आपके साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ, प्रणाम, तो लोग कहते हैं चलो अपना शराफत से निकल गया। तो हमारी संस्कृति ये है। और पार्टियां लोगों ने छोड़ी हैं, बीजेपी से भी लोग गए हैं, कांग्रेस से भी गए हैं, और पार्टियों से लोग छोड़ते हैं। हम लोग भी अपने कैरियर में तमाम प्रोफेशंस बदलते हैं, और एक जब पसंद नहीं आती शैली काम करने की, जहां हम काम करते हैं, वही गुलाम नबी आजाद साहब ने खुद बताया कि 50 साल में पार्टी को क्या क्या दिया। तो जाहिर उन्होंने भी पार्टी को दिया। तो जब 50 साल में आपको पार्टी ने आपको इतना सब दिया है, तो थोड़ा आत्मनिरीक्षण गुलाम नबी साहब को भी करना चाहिए। नहीं सर, विनोद जी, मतलब हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब के माध्यम से ये बात हो रही है क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बात पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। और जैसा अभी विनोद जी भी, प्रदीप जी भी कह रहे थे कि अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया उसके पीछे के कारण शायद ज्यादा बड़े हैं। चलिए वो तो, और देखिए पार्टी बड़ी है, कोई बड़े से बड़ा नेता आए, बड़े से बड़ा नेता जाए, लेकिन पार्टी हमेशा रहती है। तो ठीक है, अब गुलाम नबी आजाद साहब ने जो किया वो किया, जो उनको तो समझ में आया, लेकिन मुझे आपने बात ही नहीं पूरी करने दी। नहीं, आप आप ही बोलेंगे, अभी आप ही बोलेंगे। अब मैं ये देखिए, संवाद है ना, थोड़ा मेरा थोड़ा आपका, आप ही बोलेंगे। नहीं मतलब उससे ना लय टूट जाती है, जो मैं कहना चाहता हूँ। माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन हाँ, मैं क्योंकि कई बार थोड़ा सा फिर क्या ना, जो सुनने वाला हमारा दर्शक है उसको भी लगे कि ये इंटरेक्शन है, ये एक तरफा नहीं है। नहीं, वो ठीक है, इंटरेक्शन है, लेकिन अभी हम विनोद जी से पहले और प्रदीप जी से पहले जब बोल रहे थे सज्जन या जो लोग, तो आपने उनको इंटरेक्शन उनसे नहीं किया। नहीं सर, मुझे लगा कि मैं आपके साथ कर सकता। ठीक है, आप बोलिए। नहीं करिए मुझे, लेकिन लय न बिगड़ने दीजिए। जी बिल्कुल, मैं पूरी बात जांच कर रहा था। जरूर। देखिए, पीछे के कारण क्या है, एक परसेप्शन तो पिछले 2 साल से बने हुआ था कि उनकी जो है पार्टी में नहीं पट रही है। कांग्रेस के लोग ये आरोप भी लगाते थे, कहते थे कि उनकी जो प्रधानमंत्री जी से बहुत ज्यादा पट रही है, उनकी जो है बीजेपी के साथ उनका एक इक्वेशन बन गया है। ये सारी चीजें धारणा में तो रही हैं। अब वो इसका कारण ये है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता भाई। जिस तरह से प्रधानमंत्री जब उनकी विदाई हो रही थी, उन्होंने एक भावुक दृश्य दिया और उनको भावभीनी विदाई दी, तो एक तरह से वैसे लोकतंत्र में ये कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है अगर किसी वरिष्ठ नेता को लेकर के प्रधानमंत्री देश के भावुक विदाई दें। लेकिन राजनीतिक रूप से इसको कांग्रेस पार्टी ने देखा कि शायद उनकी नजदीकी बहुत बढ़ रही है, और पिछले 2 साल से वो सरकार को लेके बहुत हमलावर भी नहीं थे, बहुत नरम थे सरकार को लेके। वो कांग्रेस में ज्यादा हमले कर रहे थे, नेतृत्व में ज्यादा हमले, सरकार के तमाम मुद्दे हुए। आप देख लीजिए, अभी बिल्किस बानो का इतना बड़ा मुद्दा आया जिसको लेके कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा गुलाम नबी आजाद साहब से क्या कोई शब्द निकला नहीं निकला। मुझे ऐसा लग रहा है फिर हम सारी गलती गुलाम नबी आजाद में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, गलती नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से परसेप्शन यही बन रहा था कि उनकी कहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बना, और बाद में वो सही साबित हुआ जब वो कांग्रेस से बाहर हुए और पार्टी बनाई, और उसके बाद उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। तो अब आगे आने वाले दिनों में गुलाम नबी साहब क्या करेंगे, पार्टी बनाएंगे तो बीजेपी से अलायंस करेंगे, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला से करेंगे या मुफ्ती महबूबा मुफ्ती से करेंगे, तो वो बताएंगे। लेकिन एक अवधारणा, एक परसेप्शन तो ये बना ही हुआ है ना जी। अभी एक अपुष्ट सूचना ये भी है कि 2-3 दिन पहले ही उनका सरकारी मकान का एक्सटेंशन हुआ है। अब वो एक्सटेंशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, या उसके पीछे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सब तथ्य हैं। तो इसलिए अच्छा, फिर हेमंत बिश्व शर्मा की चिट्ठी और इस चिट्ठी के कंटेंट को लोग बार बार कोट कर रहे हैं कि एक ही जैसा कंटेंट है। तो अब सवाल ये है, हेमंत बिश्व शर्मा ने तो तात्कालिक कारणों से तुरंत उनको नाराजगी थी और उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हो गए। गुलाम नबी साहब 2 साल से G23 बनाया हुआ था उन्होंने। भाई, राज्यसभा का चुनाव अगर हरियाणा से उनको मिल जाती या राजस्थान से मिल जाती तो आज गुलाम नबी साहब इस्तीफा नहीं देते। ठीक है सर, आराम। तो ये सब चीजें हैं ना, अब हैं तो सही, लेकिन मुझे फिर लगता है कि हमें थोड़ा बड़ी पिक्चर पे जाना चाहिए, और वो बड़ी पिक्चर है कांग्रेस। अजय उपाध्याय साहब, जी सर, मैं आता हूं आपके पास। अजय उपाध्याय साहब, गुलाम नबी आजाद साहब ने छोड़ा, एक मिनट मुझे एक जी दीजिए। बड़ी पिक्चर कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर के जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं वो है, लेकिन उसके पर सबसे ज्यादा जो कोई बोलेगा तो वो अजय उपाध्याय बोलेंगे, जो उस पार्टी के हैं। जी। पार्टी के भीतर पार्टी के कार्यकर्ता क्या महसूस करते हैं ये मैं कैसे बोल सकता हूं। हाँ, आप अगर गुलाम नबी साहब ने सारे प्रश्न उठाए हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उस बात को महसूस करते हैं, तो गुलाम नबी साहब के पास कल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ लगनी चाहिए।
पूरे उत्तर प्रदेश ठीक है, से, ठीक है सर, से, राजस्थान से, दिल्ली से, तो लगेगा कि हाँ गुलाम नबी साहब को पूरा समर्थन मिल रहा है पार्टी का और कार्यकर्ताओं की भावना को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। ठीक है अजय उपाध्याय साहब, इस बात को लेकर पार्टी के अंदर किस तरह का मंथन होता है, किस तरह की चीजें होती है? देखिए गुलाम नबी आजाद तो आज गए, लेकिन उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली हमने सब चीज देखी, वो एक तरीके से उनको जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, कोई फैसला वक्त पे नहीं लिया गया और उसका क्या हाल हुआ या उसका क्या अंजाम हुआ आपने देखा, आपके हाथ से पंजाब गया। ठीक है, शायद वो रहते तो जीत सकते थे, ऐसा अधिकतर जानकार कहते हैं, जीतते नहीं जीतते वो अलग बात थी, लेकिन आपने एक अच्छा नेता खोया। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक समय बिल्कुल राहुल गांधी के आजू बाजू नजर आते थे, बहुत क्लोज फ्रेंड नजर आते थे, वो क्लेम भी करते थे, लेकिन वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। क्या पार्टी के अंदर कुछ मंथन होता भी है इस चीज को लेकर कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उससे पार्टी की छवि क्या बन रही है? और एट एंड ये पार्टी है क्यों? ये पार्टी है लोगों के लिए, वो उस जनता के लिए जो वोट करती है, और वोट इसलिए करती है कि वो अपना राजनीतिक नेतृत्व चुनती है, उसमें भी सोच है, समझ है, और वो देखती है चीजों को। विपिन जी, जिस तरह से चर्चा हो रही है और सारे विद्वान यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, सबने अपनी बात रखी और सच्चाई को आपने देखा भी सुना भी। जो बात आप कह रहे हैं, पार्टी के अंदर जो व्यक्ति रहता है, यदि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कोई चर्चा हो सकती है, जिसके लिए विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म है, CWC का प्लेटफॉर्म है, चिंतन शिविर का प्लेटफॉर्म है, पार्टी के अंदर समय समय पर मीटिंग होकर के वरिष्ठ नेताओं को, ये तो बहुत वरिष्ठ नेताओं की आप बात कर रहे हैं, हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, हम लोग की भी बात सुनी जाती है, हम लोग जब बात रखते हैं तो उस पर चर्चा होती है, उसमें से कुछ बात को इंप्लीमेंट करती है पार्टी लीडरशिप। ये तो मुझे आश्चर्य लग रहा है, जब जाने का वक्त आता है ये सभी लोग एक ही स्क्रिप्ट बीजेपी का क्यों लेकर आ जाते हैं? और बीजेपी के उस स्क्रिप्ट के बाद आप देखिएगा, जो लोग भी जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ते हैं, वैचारिक आधार पर 20, 25, 30 साल तक वो भाजपा को गाली देते हैं, और जब जाना होता है तो भाजपा में चले जाते हैं। ये कौन सा विचारधारा इनकी है? क्या ये स्वार्थ की विचारधारा है या वाकई देश की विचारधारा है, व्यक्ति की विचारधारा है? यदि आपको पार्टी छोड़ना भी मान लीजिए है, तो आप ये तो देख सकते हैं ना कि आप जा कहाँ रहे हैं। नहीं सर, फिर मुझे लग रहा है कि हम आ गए गुलाम नबी आजाद, वो तो गए पार्टी छोड़ के, जाने दीजिए। नहीं, आप पार्टी की बात कीजिए। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, जिन लोग गए उनकी बात भी आपने चुकी की है, चाहे कैप्टन साहब की बात की, सिंधिया साहब की बात की, अरे एकनाथ शिंदे की बात मैं नहीं करूंगा। जितने लोग जाते हैं जस्ट अपोजिट विचारधारा में, ये कैसे संभव है? ये कौन सी अपब्रिंगिंग आपकी है? ये आपका स्वार्थ दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। जहां तक बात हमारे तुषार भाई ने कही है, कांग्रेस पार्टी के बारे में जो आप आकलन कर रहे हैं तुषार भाई, गलतफहमी के शिकार हैं। कांग्रेस पार्टी वैचारिक आधार पर आज भी वही लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है और संसद में लड़ रही है। किसानों के मुद्दे की बात आती है वहां भी। वैसे मैं माफी चाहूंगा, मुझे अजय साहब मुझे कोई लड़ाई होती हुई दिखती नहीं है। ये आपने पहले भी कहा, तब मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन मुझे कोई लड़ाई दिखती नहीं है आपकी तरफ से। विपिन भाई, आपको नहीं दिखेगी क्योंकि आपके भी आंख पे थोड़े बहुत पट्टी है। मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मजबूर किया है। उदारता संविधानवाद की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जन सरोकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाजवादी सोच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और समानता स्वतंत्रता। कहां पर? अभी आपने 5 अक्टूबर नहीं देखा, अभी आप 4 तारीख को फिर देखिएगा रैली होगी। कितना याद कराएं आपको? पूरे देश में 3500 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा प्रतिरोज कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जा रहे हैं। गुलाम नबी साहब इस यात्रा में होते तो अच्छा लगता, लेकिन यात्रा से पहले वो बात समझते हैं, उनको देश को जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। मैं बात फिर आप उन पे आ गए। हाँ, आना ही पड़ेगा। आपने तो आज टॉपिक ही नहीं रखा है। जहां तक पार्टी की बात जी टॉपिक रखा है, लेकिन बात तो कांग्रेस की है ना सर। मैं तो चाहूंगा ज्यादा बेहतर बात हो। देखिए, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, ये डिबेट मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा, ये डिबेट हो रही है देश की जनता के लिए, और देश की जनता, मैंने कहा ना, वो गुलाम नबी आजाद साहब से ऊपर कांग्रेस को देखती है। वो जी विपिन साहब, आपसे मैं एक सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूँ, और याद करके आप जरा याद कीजिएगा, और अपने ही उसी दर्शक को बताइए। या आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ, जसवंत सिन्हा जी पार्टी छोड़े थे, कितना डिबेट आपने किया था शत्रुघ्न सिन्हा? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा ही नहीं, ये वाला सवाल का जवाब मुझे देना ही नहीं है। नहीं, सवाल का जवाब देखिए, ये बेकार का सवाल है। उमा भारती जी, ये बेकार का सवाल है, ये बेकार का सवाल है। सॉरी अजय सर कि आपने उस पर डिबेट की। आपने, अब मैं कहां से, मैं क्या टेप निकाल के आपको दिखाऊं अगर मैंने की भी है तो?
मैंने अगर वो डिबेट की भी है तो क्या मैं आपको अभी टेप निकाल के तो दिखा नहीं सकता? मैं कह दूंगा हाँ मैंने की है। आज पूरे दिन सारे चैनलों पर जो डिबेट चल रहा है, मुझे सारे चैनलों से मतलब नहीं है, मुझे अभी मैं जो 6 लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उस स्क्रिप्ट नहीं, ये गलत बात है सर। मुझे ना कई बार, सुनिए मेरी बात, कई बार ना मुझे तकलीफ होती है आप आके ना एक जैसी बात करते ढर्रे पे। नहीं, एकदम एक जैसी बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। यदि तो मैंने आपको बता दिया, आप मूल चीज से क्यों भटक रहे हैं? आप मूल चीज से मत भटकिए। देखिए एकदम नहीं भटक रहा हूं मैं। कार्यकर्ताओं के आवाज, देश का नेता और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं जो जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। हम जैसे नौजवान गरीब गुरबे की आवाज बनने वाले लोग जो हैं, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं और अंतिम दम तक कांग्रेस के विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे। ये आपके चैनल पर कह रहा हूं, किसी दिन हमारे जैसे लोग पार्टी छोड़े तो आप हमें यहाँ पे इसी चैनल पर बुला करके पब्लिक में एक्सपोज करना। नहीं सर, हम वैसे लोग नहीं हैं। हम बड़े नेता बेशक नहीं हैं, लेकिन हम लोग इस पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और भाजपा जिस तरह देश में विखंडन की राजनीति कर रही है, युवाओं का पर कहीं ना कहीं घात कर रही है, महंगाई से लोगों का जीना दुर्लभ कर दी है, उसकी लड़ाई। अरे तो उसकी लड़ाई लड़िए ना सर, यही तो है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि एक मजबूत विपक्ष चाहिए देश को, और वही चाहिए। आपकी कमजोरी से देश का बैलेंस बिगड़ता है अगर आप बार बार उल्टी बात करते हैं तो। इस वक्त में जो लोग कांग्रेस की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे कांग्रेस के अंदर बैठे हुए लोग हो या कांग्रेस से बाहर कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हों, वो देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये पता नहीं किस स्क्रिप्ट की आप बात कर रहे हैं। क्या ठीक है, चलिए सब जान रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर। बाहर की स्क्रिप्ट की चिंता कीजिए, घर को छोड़िए। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं। अच्छी बात है, आपका घर है आप जानिए, आपका घर है आप जानेंगे, उसके बाद जनता जानेगी। ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्या कुछ हो भी सकता है कांग्रेस के अंदर, या इसी तरह हम इसे रसातल में जाता हुआ देखेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, जहां पर बात हो रही है कांग्रेस की। और घटना ये घटी कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस को छोड़ दिया, एक तल्ख चिट्ठी लिख दी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। और इस समय कांग्रेस के अंदर एक तरीके की खलबली है। मंथन हो तो और बेहतर है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, क्या कांग्रेस को बार बार गुलाम नबी साहब की तरफ अब देखना चाहिए? उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, अब वक्त है कि अंदर की तरफ देखा जाए, जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए, जहां जहां दिक्कत है उनको दूर किया जाए, अध्यक्ष का चुनाव कराना है तो चुनाव कराया जाए और आगे फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से बढ़ा जाए, बनिस्बत की ये देखने में कि कौन गया, कौन रुका, कौन नहीं रुका, या कौन जा सकता है। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को विवेचना की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी एक खराब हालत में आज के दिन है। उसका हेल्थ कोशेंट बहुत नीचे गिर चुका है। और मैंने अभी आपसे पहले जो चर्चा की, आपने शायद उतनी तवज्जो नहीं दी कि मैंने ये कहा कि ये सोचना चाहिए कि ये लोग क्यों छोड़ के गए हैं। मैं गुलाम नबी आजाद साहब की बात नहीं कर रहा हूं। 73 ईयर ओल्ड, उनकी इनिंग्स हो चुकी है। हमको समझना चाहिए इस बात को कि जो लोग अपनी जीवन के ट्विलाइट्स में हैं, वो लोग ज्यादा काउंट नहीं करते। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से बड़ी इज्जत से आजाद साहब तक तो पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन जो लोग यंग लोग गए हैं, वो क्यों गए हैं, ये विवेचना कांग्रेस को जरूरी है। भाई सिंधिया साहब क्यों गए, आरपीएन क्यों गए, जितिन क्यों गए, क्यों गए ये लोग? इसलिए कि उनको लगता है कि उनका अपना भविष्य कांग्रेस में धूमिल नहीं था। उनको ये लगता था कि कांग्रेस का भविष्य धूमिल है। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन ये है कि अपना भविष्य उजागर करे। उपाध्याय जी तो मान ही नहीं रहे सर। सर अब आप फिर टोक रहे हैं मुझको। नहीं, मैंने तो पूछा सर, टोका नहीं है आपको। कौन नहीं मांग रहा, कौन नहीं मान रहा? अजय जी जो बैठे हैं डिबेट में कांग्रेस से। देखिए मैं अजय जी की बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं अपनी बात रख रहा हूं। अजय जी को अधिकार है अपनी बात कहें, लोकतंत्र में रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इसमें सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी जो एक जमाने में इस देश में
पॉलिटिकल एजेंडा सेट करती थी, आज के दिन रिएक्ट करती है। ये बदकिस्मती की बात है कि ये जो यात्रा अब शुरू होने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा, ये इससे बड़ी यात्रा आज तक नहीं हुई। बापू की दांडी यात्रा इससे बड़ी नहीं थी, चंद्रशेखर जी की तरासी वाली भारत यात्रा इससे बड़ी नहीं थी, जगन मोहन रेड्डी के डैड की वायएसआर राजशेखर रेड्डी की यात्रा इससे बड़ी नहीं थी, दिग्विजय सिंह साहब की यात्रा जो परिक्रमा थी नर्मदा की इससे बड़ी नहीं थी। ये सबसे बड़ी यात्रा है। इस पे भी टिप्पणी हो रही है कि इस तरफ से क्यों जा रहे हो और उस तरफ से क्यों जा रहे हो। ये यात्रा में 6 माह जो राहुल गांधी है, जहां तक मेरी नॉलेज है, वो सड़क पे रहेंगे विनोद जी। 6 माह तक। मैं टोक नहीं रहा हूं आपको, मैं टोक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात जोड़ रहा हूं, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा कि ये यात्रा करने से महत्वपूर्ण ये नहीं कि पहले संगठन का चुनाव हो जाए। देखिए, ऐसा चंडीगढ़ का चुनाव होगा, राहुल गांधी तो नहीं लड़ रहा है वो चुनाव। राहुल गांधी तो उस चुनाव को नहीं लड़ रहे हैं जहां तक हमारी जानकारी है, और वो ये कोशिश ये है कि गहलोत साहब बन जाए अध्यक्ष चुनाव लड़के। लेकिन इस यात्रा की वजह से उस चुनाव की डेट्स आगे पीछे की जा रही हैं। देखिए, उस यात्रा की वजह से नहीं, बहुत से लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज करना पड़ते हैं भाई। आप सत्ता में नहीं है, कोई पार्टी जब सत्ता में नहीं होती है और इतनी बड़ी मुहिम चलाती है तो उसको संकट आते हैं, उसके लिए दिक्कत आती है। तो हम इस बातों में ना जाएं, टीका टिप्पणी इतनी भी ना करें। देखिए, मैं समझता हूं बाहैसियत एक पत्रकार की हमारा कर्तव्य है कि हम विपक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की बात बराबर भरपूर रखें। बिल्कुल सर। हाँ, और इसलिए मैं आज के दिन ये आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस में प्रॉब्लम्स हैं, राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो लोग 50 बरस तक किसी संस्था में रहे हैं उनको इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके देखिए, अगर वो चुपचाप सोनिया गांधी से मिलके और जाके कहते कि मुझसे इस आज की इन्वायरमेंट में मैं काम नहीं कर पा रहा हूं और चले जाते हैं। ठीक है सर, हाँ ये बात आपने रखी अभी, ठीक है। गुलाम नबी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आपके विचार बात आपका, अगर आपका मेरे पे थोड़ा सा ब्लेसिंग्स हो तो एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी को कठिन वक्त से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन 2 वीक के लिए टले हैं। कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष होगा, जहां तक मेरी जानकारी है वो एक नॉन गांधी होगा, और जब नया अध्यक्ष नॉन गांधी होगा तो उससे पहले आजाद साहब को ये कहना कि किसी पपेट को बिठा देंगे, तो आजाद साहब बहुत माजरत से, बहुत इज्जत से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि योर ओन बिहेवियर वाज नॉट एनी बेटर देन अ पपेट सो लॉन्ग एज द यूपीए वाज इन पावर। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, मैं तुहिन साहब के पास आता हूं। तुहिन साहब, प्रधानमंत्री का भी एक बयान आया कि देश के लिए एक अच्छा और मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। क्या ठीक है, चुनाव जीतना, हारना, सत्ता में आना, सरकार चलाना, ठीक है, हर पार्टी को कभी मौका मिलता है। आपकी भी पार्टी बहुत लंबे अरसे तक विपक्ष में रही, लेकिन एक विपक्ष का भी उतना ही मजबूत होना जरूरी है देश के आगे बढ़ने के लिए। क्या कांग्रेस वो कर पा रही है? वो तो अपनी अंदर की लड़ाई में पड़ी हुई है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद इस बात से सरोकार रखता हूं और इसलिए ऐसे डिबेट्स में आता हूं, वरना ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला होना चाहिए था। हम खुद चाहते हैं कि इस देश में एक मजबूत और मजबूत से ज्यादा जो है विश्वसनीय विपक्ष हो। देखिए, एक फिल्म आई थी 20-25 साल पहले, इस रात की सुबह नहीं। जो आम कांग्रेस कार्यकर्ता है ना, जब वो कभी आपसे मिलेंगे और जो फॉर्मेलिटीज एक्सचेंज करने के बाद जब वो अपनी दिल की बात, जब अपनी पीड़ा बताएंगे, तो उनका जीवन इस रात की सुबह नहीं बन चुका था। तो अगर आजाद साहब ने जो आज किया वो सही आप माने, उनको गलत माने, लेकिन ये उस पीड़ा को दर्शाता है जो आम कांग्रेस कार्यकर्ता जो है पिछले 8-8.5 साल से भुगत रहे हैं। दूसरी बात, अब देखिए, ये भारत जोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं। भारत आज पिछले 8 सालों में जितना हमने जोड़ा है, हर घर तिरंगा से हमने 3 दिन में भारत को जोड़ दिया। ये जो है वही बातें करेंगे, जाकर सावरकर को दुत्कारेंगे वहां जाकर, ये आर्टिकल 370 को सपोर्ट करेंगे, तो इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा भी जो है वो देश के हित में नहीं होगी और वो भी रिजेक्ट हो जाएगी।
तीसरी बात, आपने जो खुद अभी कहा था कि जब तक कांग्रेस अपना जो है नया चेहरा, नए प्रेसिडेंट का चेहरा जो है वो या नाम तय नहीं करती, आप उस व्यक्ति द्वारा इस यात्रा का नेतृत्व करा रहे हैं जिसे इस देश की जनता ने बार बार रिजेक्ट किया है। तो ये सब जो है इसका निराधार हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है ये भारत जोड़ो यात्रा का। और यही कारण है कि इस यात्रा के ऐलान के बाद भी आप देखिए कितने नेता छोड़ के गए हैं पार्टी को। जी प्रदीप जी, ये जो कांग्रेस अध्यक्ष वाला मामला, ये भी बड़ा अजीब किस्म की चीज है, विडंबनात्मक है। 28 साल से तो लगभग 2 ही लोग हैं। अब बात हो रही है कि क्योंकि राहुल गांधी इसको संभालना नहीं चाहते अध्यक्ष पद को, सोनिया जी का अपना एक मामला है कि भाई उम्र हो चली है और तमाम चीजें, स्वास्थ्य वाले मामले भी हैं। अब राहुल संभालना नहीं चाहते, बाहर कोई और अध्यक्ष पद को लेना नहीं चाहता क्योंकि कांटों का ताज हो जाएगा। और अगर मैं कहूं कि कोई लेना भी चाहता है तो फिर वो कौन सा ऐसा नेता दिखता है जो आपको लगता है कि इस चीज को संभाल लेगा? एक तो पार्टी को भी संभाल लेगा और दूसरी तरफ पर गांधी परिवार को भी संभाल लेगा, क्योंकि उसे एक वक्त में 2 चीजें संभालनी होगी। नहीं, देखिए वो कौन होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित रूप से वही नेता होगा, संभाल सकता है जिसका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास होगा जिस पर। अगर वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरता है तो वो चला सकता है, वो गांधी परिवार से हो, गांधी परिवार के बाहर हो। लेकिन इस समस्या, सर क्या ये इतना इजी है कि सिर्फ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका विश्वास उसको होना चाहिए? वो गांधी परिवार का भी विश्वास होना पाएगा, नहीं तो शायद वो काम ही नहीं कर पाएगा। नहीं, निश्चित रूप से वो अंतर्निहित है बात, वो कि भाई पावर सेंटर तो वही है, उनको इग्नोर करके तो आप कांग्रेस पार्टी नहीं चला सकते जब तक वो लोग कांग्रेस में है। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने, गांधी परिवार से बाहर का बने, कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है। ये जो परिवारवाद का जो उस पर बिल्ला लगा हुआ है शायद हटाने में कुछ मदद करे। लेकिन राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा, सोनिया गांधी को तय करना पड़ेगा कि राहुल गांधी की पार्टी में भूमिका क्या होगी। अगर वो नहीं अध्यक्ष बनना चाहते तो उनको पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर बनना चाहिए, कोई जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए। बिना जिम्मेदारी के अधिकार लेने की बात लगातार सवाल उठाती रहेगी और कार्यशैली पर राहुल गांधी के सवाल उठते रहेंगे। एक बात जो विनोद जी ने कही अपने दोनों कथन में, उन्होंने कि जो युवा नेता छोड़कर गए, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि उनको ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं दिख रहा था। वो गांधी परिवार के नजदीक थे, राहुल गांधी के करीबी थे। वो लोग जो लोग छोड़कर गए उनको कांग्रेस का भविष्य नहीं दिख रहा था। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चिंता का विषय यही होना चाहिए, इसी पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि उसके युवा नेताओं को लग रहा है कि इस पार्टी का भविष्य नहीं है। जो मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि जो 50 साल, 40 साल, 45 साल रहे और अब अपनी राजनीतिक जीवन की संध्या काल में है, उनको अगर भविष्य नहीं दिख रहा है तो उनकी एक दूसरी समस्या है। लेकिन वो क्योंकि उनको आदत नहीं रही है पद से बाहर रहने की और दूसरे इस तरह के जिम्मेदारियों से बाहर रहने की, तो 2 तरह के संघर्ष हो रहे हैं। एक पुराने लोग जो पद छोड़ना नहीं चाहते, पद छोड़कर पार्टी में रहना नहीं चाहते, और एक नए लोग जो पद है फिर भी छोड़कर जाना चाहते हैं, और तीसरे राहुल गांधी है जो अधिकार सारे चाहते हैं लेकिन पद कोई नहीं चाहते हैं। तो ये मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है, सही है, लेकिन उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि आखिर इस कारण क्या है, उस कारण को खोजना पड़ेगा और उसका निवारण करना पड़ेगा कि क्यों छोड़कर जा रहे हैं। ये गुलाम नबी आजाद को आप कुछ भी कहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ भी कहिए, आरपीएन और जितेंद्र प्रसाद के खिलाफ बोलिए, उससे कांग्रेस की समस्या नहीं हल होगी। ठीक है सर, ठीक है। विनोद अग्निहोत्री जी, सर कह रहे हैं कि कारण खोजना होगा, क्या कारण सामने नहीं है राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी कारण नहीं है, कारण जो प्रदीप जी कह रहे हैं मैं सहमत हूं, खोजना पड़ेगा। मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपने नेताओं को देने के लिए बहुत कम है आज की तारीख में, और अगर देने के लिए होता तो कोई छोड़ के नहीं जाता। जब पार्टियों के पास देने के लिए होता है, जब वो सत्ता में होती हैं, जब उनके पास रेवड़ियां बांटने के लिए होता है, किसी को राज्यसभा, किसी को विधान परिषद, किसी को मंत्री पद, किसी को संगठन में कोई बड़ा पद, तब लोग छोड़ के नहीं जाते हैं। आज आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मिलिए जो
अपने को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। उनसे अकेले में बात करिए तो तमाम वो लगभग वैसी भाषा बोलेंगे जैसे गुलाम नबी बोल रहे हैं, लेकिन वो जाएंगे नहीं छोड़ करके, क्योंकि उनको उम्मीद है कि पार्टी सत्ता में है, पार्टी चुनाव जिता सकती है, नेता चुनाव जिता सकते हैं, तो भाई क्यों जाएं, ठीक है यहीं रहेंगे। वो बात अभी जो कही थी उन्होंने, हमारे क्या नाम है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि भाई यशवंत सिन्हा जब गए तो उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे, लेकिन चर्चा इसलिए नहीं हुई कि पार्टी चुनाव जीत रही है। जब पार्टी चुनाव जीतती है तो उसके सारे दोष माफ हो जाते हैं नेतृत्व के, और जब पार्टी चुनाव हारती है तो नेतृत्व के दोष सामने आते हैं। ये बात तो सही है। तो सर अगर कांग्रेस नहीं जीती कालांतर में, मैं जब फर्ज कर रहा हूं कि नहीं जीती, तो क्या फिर इसी तरह नेता छोड़ के जाते रहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, अगर पार्टी तीसरी बार चुनाव हारती है, ये पहला मौका होगा। कांग्रेस पार्टी 70 में हारी, 80 में सत्ता में आ गई। कांग्रेस पार्टी 89 में हारी, 91 में सत्ता में आ गई। कांग्रेस पार्टी 96 में हारी, 2004 में सत्ता में आ गई। ये पहला मौका होगा। अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी हारती है तो 15 साल, पूरे 15 साल सत्ता से बाहर रहना, बहुत सारे नेता जो लगातार सत्ता का सुख भोगते रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं होगा। पर सर फिर इसको ऐसे कैसे समझेंगे कि बीजेपी के लिए तो ये कई सालों तक चला, तो क्या उनके नेता शिफ्ट हो गए सारे के सारे कांग्रेस में? ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, उसी पे आ रहा था। आपने बड़ा सही प्रश्न किया। बीजेपी के भी नेता शिफ्ट हुए, वो नेता शिफ्ट हुए जिनकी वैचारिक जड़ कमजोर थी, और बीजेपी के पीछे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का, हाँ, लेकिन वही कि संगठन और पार्टी तो मजबूत होती चली गई, 2 से आज देख रहे हैं कहां पहुंची है। नहीं, मैं बता रहा हूं, अब वो पहुंची है, उसके पीछे निश्चित रूप से नेताओं का योगदान है। अटल बिहारी वाजपेयी का है, लालकृष्ण आडवाणी का है, मुरली मनोहर जोशी का है, और उसके बाद मोदी जी का है। लेकिन अगर बीजेपी 2014 का चुनाव हार जाती तो आप देखते हैं बीजेपी की स्थिति क्या होती, कितने नेता कहां होते। कल्याण सिंह जैसा नेता जब 2 बार पार्टी छोड़ के जा सकता है, जो कि संघ से ही निकले हुए, तो ऐसा नहीं पार्टियां छोड़ी नहीं लोगों ने। दूसरी बात मैं कह रहा था, क्या यहाँ पर, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। मैं एक लाइन बस, विपिन जी, कांग्रेस के ज्यादातर उन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, कुछ अपवादों को छोड़ करके, जो रैंक एंड फाइल से नहीं आए, जो कांग्रेस के नीचे से उठ के नहीं पहुंचे। कौन वो? अब जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। सारे वो नेता थे जी जो अपने तो विनोद जी, क्या अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस ये रह गया, वो भी बहुत लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे, अब इनके लिए भी लंबा समय हो जाएगा, लेकिन एक है जहां परिवार है और एक है जहां पर परिवार नहीं है, क्या ये मेजर डिफरेंस है? ये परिवार तो बीजेपी में भी है, बड़ा है परिवार, नाम है उसका संघ परिवार। देखिए, लेकिन यहाँ 27 साल में 2 अध्यक्ष, वहां 27 साल में 9 अध्यक्ष, या शायद 11। देखिए, ऐसा है, उस वक्त आपने सवाल नहीं उठाया जब बंगारू लक्ष्मण बने, जब वो जो अटल जी और आडवाणी जी के अलावा जो अध्यक्ष बने, उस वक्त ये सवाल नहीं उठाया गया कि ये पपेट्स हैं। आज कोई गुलाम नबी साहब कह के चले गए कि किसी पपेट को बिठा देंगे। नहीं, अजीब सी बात। देखिए, हमको मापदंड, कम से कम हम पत्रकार तो मापदंड एक रखे हैं भाई। हमने तो कभी ये सवाल नहीं उठाया। ये बात सच थी कि जब कोई और भी अध्यक्ष होता था बीजेपी का, अटल जी और आडवाणी जी के कार्यकाल में, और आज भी माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के कार्यकाल में जो भी अध्यक्ष होता है, वो उनसे पूछ के काम करता है, उनके अनुसार काम करता है। ये सच्चाई है कि नहीं? ये हर पॉलिटिकल पार्टी की सच्चाई है। हमारे देश में जो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है जी, वो काफी हद तक हर संस्था में कॉम्प्रोमाइज हो चुकी, कांग्रेस में ज्यादा हो गई है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि लेफ्ट पार्टीज को छोड़कर, जिसमें कि हरी सुरजीत गए और उन्होंने कहा कि मैंने तो वादा कर दिया है जी। अच्छा देखिए, अब जैसे मैं लेफ्ट का नाम लेता हूं और आप क्योंकि एक बिजनेस चैनल है, 52 हो गया। नहीं, फिर भी न बदले, 52 हो गया सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू वेरी मच। लेफ्ट को छोड़कर कहीं और इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन कुल मिला के आज की चर्चा से एक बात तो समझ में आई, सारे वरिष्ठ जन बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अपने डीप इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अगर वो नहीं होता है और वो इंट्रोस्पेक्शन के बाद, अब अभी बात आ गई थी कि पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी तो नेता छोड़ेंगे, जीतेगी कैसे? जीतने के लिए आपको एक विचारधारा और उसके साथ चलना और जनता के साथ जुड़ना, ये सब
नजर आना चाहिए। बात तो अच्छी लगेगी कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता उस कनेक्ट को महसूस कर पा रही है? क्या उन्हें लग पा रहा है कि आप उनकी बात कर रहे हैं? जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो इसको कैसे लेती है, कैसे सोचती है, कैसे आगे बढ़ती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।